वेलकम टू गुरुजी ई क्लासेस। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का विषय सामाजिक अध्ययन पर भूगोल को देखेंगे। उस पर तापमान एवं वायुदाब को समझेंगे कि तापमान क्या होता है, वायुदाब क्या होता है। फिर दोनों के वितरण को देखेंगे कि तापमान और वायुदाब का वितरण कैसे होते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये हमारा डे 4 का वीडियो है। सबसे पहले तापमान को समझेंगे। जैसे कि हम लोगों को पता है कि सूर्य जो है वह पृथ्वी और अन्य ग्रहों को ऊष्मा प्रदान करता है और सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर प्रकाश एवं तापमान उत्पन्न होता है। तो यह दो चीज़ें हो गई कि तापमान कैसे उत्पन्न होता है पृथ्वी पर, वो सूर्य के कारण होता है। तो आप समझेंगे कि तापमान क्या होता है। तो तापमान को समझने के लिए एक उदाहरण लेंगे कि यह सूर्य है और यह पृथ्वी है, ठीक है। तो ये पृथ्वी एक वस्तु मान लीजिए कि एक वस्तु है। तो जब ये ऊर्जा दे रही है, सूर्य ऊर्जा दे रहा है पृथ्वी को, तो तापमान वास्तव में एक ऊर्जा का रूप या गुण होता है। ऊर्जा का एक तरीके का रूप होता है या गुण होता है जो ये वस्तु है, मतलब कि पृथ्वी को गर्म करता है। तो सिंपल था कि तापमान क्या है, वास्तव में एक ऊर्जा का रूप है या गुण है या स्रोत है जो किसी वस्तु को, ये वस्तु है पृथ्वी, उसको गर्म करता है, वही तापमान होता है। ये हम लोगों ने तापमान देख लिया। अब हम लोग तापमान का वितरण देखेंगे कि तापमान का वितरण कैसे होता है। तो समझेंगे कि तापमान के वितरण दो तरीके का होता है। पहला क्षैतिज वितरण और दूसरा लंबवत वितरण। अब समझेंगे क्षैतिज वितरण क्या है और लंबवत वितरण क्या है। क्षैतिज वितरण जो होता है वो तापमान के अक्षांशीय वितरण को हम लोग तापमान का क्षैतिज वितरण कहते हैं। मतलब कि जो तापमान में अक्षांशीय रेखाओं पर तापमान का वितरण होता है, अक्षांश रेखाओं पर, उसको हम लोग तापमान का क्षैतिज वितरण कहते हैं। तो जैसे कि इस पर दिख भी रहा है कि अक्षांश रेखाओं पर वितरण हो रहा है तापमान का, उसको हम लोग तापमान का क्षैतिज वितरण कहेंगे। अब देखेंगे किस तरीके से होता है। तो यह, इस पर हमने यहाँ पर गलत कर दिया है। सिर्फ 3 तरीके से होता है, 1, 2 और 3 तरीके के होता है। सबसे पहला उसको देखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सबसे पहला होता है उष्ण कटिबंधी या भूमध्य रेखा क्षैतिज वितरण या उष्ण कटिबंधी क्षैतिज वितरण, जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधी क्षैतिज वितरण को अगर समझना है तो कैसे समझेंगे कि उष्ण कटिबंधी क्षैतिज वितरण भूमध्य रेखा के उत्तर ध्रुव में, ये यहाँ पर उत्तर ध्रुव है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर ध्रुव में 23.5 डिग्री कर्क रेखा तक उष्णकटिबंधीय क्षैतिज वितरण होता है। उसके बाद दक्षिण रेखा में, भूमध्य रेखा से दक्षिण रेखा में 23.5 डिग्री उष्णकटिबंधीय दक्षिण क्षैतिज वितरण होता है। तो ये हम लोगों को समझ में आ गया कि उष्णकटिबंधीय क्षैतिज वितरण क्या है, जो कि भूमध्य रेखा से उत्तर में 23.5 डिग्री और दक्षिण में 23.5 डिग्री तक उष्णकटिबंधीय क्षैतिज वितरण होता है। अब दूसरा समझते हैं, दूसरा कौन सा होता है। तो दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधी क्षैतिज वितरण। तो शीतोष्ण कटिबंधी क्षैतिज वितरण क्या होता है, वो भी उत्तरी और दक्षिणी में होता है। तो जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेकर के 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा तक वितरण होता है, वो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधी क्षैतिज वितरण होता है। ये तो सिंपल था। 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधी क्षैतिज वितरण होता है। अब दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधी, उसको भी समझ लेंगे। 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा से लेकर के 66.5 डिग्री अंटार्कटिक दक्षिण ध्रुव में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधी होता है। तो सिंपल था
कि उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधी जो 23.5 डिग्री उत्तर में 66.5 तक चलता है तो उत्तरी शीतोष्ण होता है, दक्षिणी से 23.5 मकर से लेकर के अंटार्कटिक तक दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधी होते हैं। तो ये दोनों हो गए शीतोष्ण कटिबंधी। पहला हम लोगों ने समझा उष्ण कटिबंधी, दूसरा समझा शीतोष्ण कटिबंधी जो कि उत्तरी और दक्षिणी होता है, और तीसरा वितरण होता है शीत कटिबंधी, वो भी उत्तरी और दक्षिणी दोनों में होता है। तो शीत कटिबंधी क्या होता है? ये आर्कटिक 66.5 डिग्री आर्कटिक से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक, 66.5 डिग्री आर्कटिक से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक उत्तरी शीत कटिबंधी होता है। ठीक है, उत्तरी शीत कटिबंधी क्षैतिज वितरण होता है। उसके बाद 66.5 दक्षिणी अंटार्कटिक से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिणी शीतोष्ण क्षैतिज वितरण होता है। तो ये हम लोगों ने 3 देख लिए। सबसे पहले उष्ण कटिबंधी जो कि भूमध्य से लेकर के कर्क रेखा और भूमध्य से मकर रेखा के बीच में होता है। दूसरा उत्तरी शीतोष्ण और दक्षिणी शीतोष्ण। तो उत्तरी शीतोष्ण होता है कर्क रेखा से लेकर के आर्कटिक रेखा तक, और दक्षिणी शीतोष्ण होता है मकर रेखा से लेकर के अंटार्कटिक तक। और तीसरा क्या देखा हम लोगों ने? शीत कटिबंधी जो कि आर्कटिक से उत्तरी ध्रुव होता है और अंटार्कटिक से दक्षिणी ध्रुव होता है, वो शीत कटिबंधी होता है। तो ये हम लोगों ने तापमान का क्षैतिज वितरण देखा है जो कि अक्षांशीय रेखाओं पर होता है। सिंपल। अब हम लोग देखते हैं 3 तरीके से होता है वो। अब देखते हैं तापमान का लंबवत वितरण। तो वैज्ञानिकों द्वारा इसको स्पष्ट किया गया है कि वायुमंडल पे जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में गिरावट होती है। तो हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे जैसे जैसे वायुमंडल में, वैसे वैसे तापमान में गिरावट होगी। तो उन्होंने बताया कि 165 मीटर अगर आप लंबवत जाएंगे, मतलब कि ऊंचाई पर जाएंगे, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होगी। तो इसी को हम लोग तापमान का लंबवत वितरण कहते हैं। जैसे ऊंचाई में 165 मीटर गए तो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो गई। तो यही तापमान का लंबवत वितरण है जो कि वैज्ञानिकों द्वारा स्पष्ट किया गया है। अब हम लोग ये देखेंगे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है वायुमंडल गर्म कैसे होती है? तो भूतल द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा से वायुमंडल गर्म होता है। तो जो भूतल द्वारा ऊष्मा छोड़ी जाती है उसी से वायुमंडल गर्म होता है। ये तो सिंपल था। तो ये अब हम लोगों ने देख लिया तापमान का क्षैतिज वितरण और तापमान का लंबवत वितरण। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि वायु दाब क्या होता है। तो समझिए, एक उदाहरण के माध्यम से इसको देखेंगे। मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह पर हवा है, ये हवा चलती है पृथ्वी की सतह के ऊपर। तो हवा के वजन द्वारा, किसके द्वारा? हवा के वजन द्वारा प्रति इकाई पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। फिर से समझेंगे इसको। पृथ्वी की सतह पर हवा के वजन द्वारा प्रति इकाई पर लगाया गया बल वायु दाब कहलाता है। इसको डिफिनीशन को देखेंगे। पृथ्वी की वायुमंडल में किसी सतह की एक इकाई पर, तो ये मान लीजिए पृथ्वी की वायुमंडल की सतह है, इस सतह पर हवा के वजन द्वारा प्रति इकाई पर लगाया गया बल वायु दाब है। सिंपल। लर्न भी हो गया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं वायु दाब के वितरण। तो वायु दाब का वितरण 2 तरीके से होता है। एक वायु दाब का क्षैतिज वितरण, दूसरा वायु दाब का लंबवत वितरण। वायु दाब का क्षैतिज वितरण जो कि अक्षांशीय वितरण भी कहलाता है, क्योंकि वायु दाब का क्षैतिज वितरण अक्षांश रेखाओं पर जो वायु दाब का वितरण होता है उसको हम लोग वायु दाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं। तो अक्षांशों पर होने वाला वितरण वायु दाब का क्षैतिज वितरण कहलाता है। अब देखेंगे कितने तरीके के वायु दाब का क्षैतिज वितरण होता है। तो 4 तरीके से होता है। पहला भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब, दूसरा उपोष्ण उच्च वायु दाब, तीसरा आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों साथ में हैं, तीसरा आर्कटिक और अंटार्कटिक उपध्रुवी
निम्न वायुदाब, और आखिरी जो कि है ध्रुवी उच्च वायुदाब, जो कि उत्तरी और दक्षिणी दोनों में होता है। तो अब एक एक करके सभी को समझेंगे। सबसे भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब को देखेंगे। भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब 10 डिग्री उत्तरी ध्रुव से लेकर के 10 डिग्री है, ये उत्तरी ध्रुव है, तो 10 डिग्री उत्तरी ध्रुव से लेकर के 10 डिग्री दक्षिणी ध्रुव के मध्य होने वाले वायुदाब को हम लोग भूमध्य रेखी वायुदाब कहते हैं। इसको आप लोग अपने शब्दों में लिखेंगे। भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब क्या है? 10 डिग्री उत्तरी ध्रुव से लेकर के 10 डिग्री दक्षिण ध्रुव के बीच चलने वाले वायुदाब को हम लोग भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब कहते हैं। इसको विषुवत रेखी निम्न वायुदाब भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये विषुवत रेखा के बीच में होता है, तो इसको विषुवत रेखी निम्न वायुदाब भी कहा जाता है। इस पर एक पॉइंट और समझेंगे कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो वर्ष वर्ष सीधे भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पर पड़ती हैं, जिसके कारण से जो ठंडी हवा होती है वो गर्म होकर के, जो नीचे ये ठंडी हवा है जिसके कारण से ठंडी हवा है वो गर्म होकर के ऊपर की ओर उड़ने लगती हैं, और जो ऊपर की ठंडी हवा है वो भारी होकर के नीचे की ओर आने लगती हैं। सिंपल था। तो भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब में ये दो चीज पॉइंट याद रखना है। अब दूसरा देखेंगे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे उपोष्ण उच्च वायुदाब। उपोष्ण उच्च वायुदाब 35 डिग्री उत्तरी ध्रुव से लेकर के 35 डिग्री दक्षिणी ध्रुव के बीच के वायुदाब को हम लोग उपोष्ण उच्च वायुदाब कहते हैं। फिर से समझेंगे इसको, आप लोग अपने शब्दों में लिखेंगे कि 35 डिग्री उत्तरी ध्रुव से लेकर के 35 डिग्री दक्षिणी ध्रुव के मध्य होने वाले वायुदाब को हम लोग उपोष्ण उच्च वायुदाब कहते हैं। सिंपल था, ये पॉइंट आप लोगों को लर्न भी हो गया होगा। अब इस पर 2-3 पॉइंट और देखेंगे। एक, इस वायुदाब में यहाँ पर हमेशा उच्च वायुदाब रहता है, उपोष्ण उच्च दाब में हमेशा उच्च वायुदाब रहता है। दूसरा, इस वायुदाब में पृथ्वी के घूमने के कारण ध्रुवों के निकट में वायु इन अक्षांशों के बीच एकत्रित हो जाती है, जिसके कारण से यहाँ का जो दबाव होता है वह बढ़ जाता है। तो फिर से इसको समझेंगे कि यहाँ जो भी दबाव होता है उपोष्ण उच्च वायु 35 से 35 के बीच में, वहाँ पर दबाव बढ़ जाता है। वो दबाव क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये पृथ्वी के घूमने के कारण ध्रुवों के निकट की वायु इन अक्षांशों के बीच एकत्रित हो जाती है, जिसके कारण से यहाँ का दबाव बढ़ जाता है। तो यह सिंपल था। 2 पॉइंट, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देख लिया, उपोष्ण उच्च वायुदाब। अब तीसरे को समझेंगे, आर्कटिक उपध्रुवी निम्न वायुदाब और अंटार्कटिक उपध्रुवी निम्न वायुदाब। ये दोनों तीसरा ही पॉइंट है। इसको आप सिर्फ ये भी कह सकते हैं उपध्रुवी निम्न वायुदाब, उपध्रुवी निम्न वायुदाब। इस पर आर्कटिक और अंटार्कटिक लगा देंगे, जो कि 40 डिग्री से लेकर के 66 डिग्री, 66.5 डिग्री के मध्य होता है, जिसको हम लोग आर्कटिक उपध्रुवी निम्न वायुदाब कहते हैं। और दक्षिण में ये 40 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री पर होता है दक्षिण में भी, जिसको हम लोग अंटार्कटिक उपध्रुवी निम्न वायुदाब कहते हैं। तो ये दोनों आप लोग अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब हम लोग इस पर 2-3 पॉइंट देख लेंगे। तापमान के अनुसार यह उच्च दाब का क्षेत्र होना चाहिए था, मतलब यहाँ पर जो उच्च दाब है वो अधिक होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है, क्योंकि वायुदाब उच्च कहाँ पर होता है? उपोष्ण उच्च दाब पर होता है। तो यहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है। पहला पॉइंट ये है। ऐसे पृथ्वी के घूर्णन बल द्वारा होता है, ठीक है। ये जो निम्न वायुदाब होता है ये क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि पृथ्वी के घूर्णन बल द्वारा होता है इस पर। तो यह 2 पॉइंट थे जो कि हम लोग उपध्रुवी निम्न वायुदाब पर देख लिए। अब हम लोग इसको आप लोग अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब चौथा देखेंगे हम लोग, ध्रुवी उच्च वायुदाब, जो कि उत्तरी ध्रुव भी हो सकता है और दक्षिणी ध्रुव भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। तो ध्रुवी उच्च वायुदाब जो कि 80 डिग्री से लेकर के दक्षिणी ध्रुव के बीच में मध्य में होता है। इसी तरह 80 डिग्री से लेकर के उत्तरी ध्रुव के मध्य होने वाला
ध्रुवीय उच्च वायुदाब कहलाता है। ठीक है, ये सिंपल था। इसमें एक पॉइंट और समझेंगे कि इसमें जो सूर्य की किरण है वो वर्ष भर तिरछी पड़ती, क्योंकि ये इधर पड़ती, यहाँ पर तिरछी पड़ती है, जिसके कारण से यहाँ का जो तापमान होता है वो बहुत कम होता है। यहाँ पर ये दोनों जगहों पर वर्ष भर बर्फ़ से ये इलाका ढका रहता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ठंडी और भारी हवा उच्च दाब का क्षेत्र का निर्माण करती है। तो यहाँ वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है और ठंडी हवाएं चलती हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब में। तो ये तो सिंपल हो गया। तो हम लोगों ने चारों पॉइंट देख लिया। सबसे पहले भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब, जिसे विषुवत रेखी निम्न वायुदाब भी कहा जाता है। दूसरा उपोष्ण उच्च वायुदाब। तीसरा आर्कटिक और अंटार्कटिक उपध्रुवी निम्न वायुदाब। और चौथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब। चार हम लोगों ने देख लिया। ये वायुमंडल का क्षैतिज वितरण हुआ। अब वायुमंडल का लंबवत वितरण देखेंगे, जो कि लंबवत रूप पर होता है ऐसे। ठीक है, तो यह है ऊंचाई एवं वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। जिस तरह तापमान पर विपरीत संबंध था, उसी तरह ऊंचाई और तापमान में विपरीत संबंध था, उसी तरह ऊंचाई और वायुदाब में भी विपरीत संबंध है। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई में जाएंगे वैसे वैसे वायुदाब कम होता जाएगा। तो क्या बताया गया है, क्षोभ मंडल में वायुदाब की औसत क्या है। ऊंचाई में हम 300 मीटर की ऊंचाई में जाएंगे जब तब तक वायुदाब जो होगा वो 34 मिलीबार कम होगा। तो बस ये वायुदाब का लंबवत वितरण बताया गया है कि जैसे जैसे हम लोग 300 मीटर की ऊंचाई में जाएंगे 34 मिलीबार वायुदाब कम होगा। तो ये हम लोगों ने दोनों देख लिया, वायुदाब का क्षैतिज वितरण और वायुदाब का लंबवत वितरण। आज का वीडियो दोस्तों बस इतना ही। अब कल के वीडियो में हम लोग नया टॉपिक देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को दबाइए और बेल आइकन को दबाइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।